सीएच क्लासेस इलाहाबाद में आपका स्वागत है। नेकपाल के मॉडल पेपर दूसरे पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यपाल शब्द है। जो निम्नलिखित शब्द में राज्यपाल शब्द क्या है? उभयलिंगी है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। जो राज्यपाल शब्द है वो उभयलिंगी शब्द है। राज्यपाल शब्द कौन सा शब्द है? उभयलिंगी शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क के बीच में खड़ा पेड़ आज गिर गया। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? वाक्य में जो रेखांकित पद है पेड़ है वो बहुवचन है, एक वचन है, एक व दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन सही है एक वचन। जो पेड़ हमेशा एक वचन शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वाक्य में प्रयुक्त कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है तीसरा। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, करण कारक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? लगता है वह अब नहीं आएगा, प्रभु सबकी रक्षा करे, अब मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरी सहेली विद्यालय आई हो। तो इसमें जो वर्त काल है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं है? इसमें जो ऑप्शन गलत ऑप्शन है उसमें है 4 नंबर ऑप्शन सही होगा ये वाला। ये जो वाक्य है मेरी सहेली विद्यालय आई हो, यह वाक्य संभाव्य भविष्यत काल का नहीं है। यह है संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण, ना कि भविष्य काल का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? वृत्ति, आजीविका, गुजारा, निर्जीव, अचेतन, जवान, लोक, नर, जीवन, जीत, फतह, प्राणी। इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह क्या है? सभी पर्यायवाची। और किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची हैं जीविका के। किसके? जीविका के। जीविका के जो और पर्यायवाची हैं जैसे एक वृत्ति हो गया, आजीविका हो गया, गुजारा हो गया, रोजी रोटी हो गया, ये होते हैं जीविका के पर्यायवाची। निर्जीव, अचेतन, निर्जीव जो अचेतन है ये शब्द जड़ के पर्यायवाची हैं। किसके? जड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। प्राणी के जो पर्यायवाची हैं वो क्या होते हैं? जीवधारी, प्राणधारी, जानवर, प्राणवान। ये जो प्राणी है इसके के पर्यायवाची की बात करते हैं। जीवधारी, प्राणधारी, जानवर, प्राणवान, जीव। जय के पर्यायवाची की बात करते हैं तो जीत, फतह। जीत शब्द हो गया, फतह शब्द हो गया। तो ये जो शब्द हैं ये जय के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे एक शब्द है लोक, नर। जो लोक और नर हैं वो पर्यायवाची हैं जन के। जन के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? ज्ञान का विलोम अज्ञानी होता है, क्षर का विलोम अक्षर होता है, ज्ञेय का विलोम अज्ञात होता है, क्षुद्र का विलोम दंड होता है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन? 2। जो 2 ऑप्शन है वो क्षर का जो विलोम होता है अक्षर होता है। अगर ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान का जो विलोम होता है वो अज्ञान होता है। ज्ञान का विलोम क्या होता है? अज्ञान होता है। ज्ञाता, ज्ञाता का विलोम अज्ञानी होता है। ज्ञाता का विलोम क्या होता है? अज्ञानी होता है। ज्ञेय का विलोम
अज्ञेय होता है। ज्ञेय का विलोम क्या होता है? अज्ञेय होता है। अज्ञेय, ज्ञेय का विलोम अज्ञेय। और ज्ञात किसका विलोम होता है? ज्ञात का, ज्ञात का विलोम होता है। क्षुद्र का जो विलोम होता है विशाल होता है। क्या होता है? विशाल, विशाल होता है। और क्षमा का विलोम दंड होता है। क्षमा का विलोम क्या होता है? दंड होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रतिलिप, नीरव, दिया सलाई, प्रतिनिधि। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है। अगर शुद्ध शब्द की बात करें, जो शुद्ध लिखा है वो लिखा है दिया सराय। क्या लिखा है? दिया सराय, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रतिलिप का जो शुद्ध होता है वो होता है, क्या होता है देखते हैं, प्रतिलिपि। प्रतिलिप होता है, इस तरह प्रतिलिप लिखा जाता है। नीरव, नीरव का जो शुद्ध शब्द है वो होता है नीरव। प्रतिनिधि तो होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ये होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नीला आकाश अति स्वच्छ है, मैं कल सारी रात भर जागता रहा, हाथी दीर्घकाय पशु है, तुम लोग अपना अपना लेख लिखो। इसमें शुद्ध शब्द पूछा है, यानी वाक्य पूछा है। तो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही है। नीला आकाश अति स्वच्छ है, इसका जो शुद्ध शब्द है वो होगा आकाश अति स्वच्छ है। मैं कल सारी रात भर जागता रहा, इसका जो शुद्ध शब्द है मैं सारी रात या रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घकाय पशु, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? हाथी विशाल काय पशु है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध पूछा है। सरयू प्लस उर्मी, सरयूर्मी, भूभर ऊर्ध्व भूर्ध्व, भू प्लस उष्मा भूष्मा, बहुधन ऊर्ध्व बहुर्ध्व। जो अशुद्ध शब्द पूछा है इसमें अशुद्ध शब्द है क्या है? सरयू प्लस उर्मी, यानी सरयूर्मी। इसमें शुद्ध इसका क्या होगा? तो इसका शुद्ध होगा वो होगा सरयू धन उर्मी, बड़ा ऊ है उर्मी, उर्मी, ठीक, उर्मी ये होगा, बड़ा ऊ होगा यहाँ पे उर्मी। इसमें जो संधि है वह दीर्घ स्वर संधि है, और जो ये तीन शब्द हैं इनमें भी दीर्घ संधि है, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भयोत्पादक व अंत्योदय शब्दों में कौन सी संधि है। गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, या पहले में सॉरी यण स्वर संधि है, दूसरे में गुण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो जो कौन सी संधि होगी इसमें गुण स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि, यह ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो कैसे हुई गुण स्वर संधि ये देखते हैं। इसको लिखेंगे भयोत्पादक को भय प्लस उत्पादक, उत्पादक, भय प्लस उत्पादक। अंत्योदय में क्या होता है? संधि विच्छेद, अंत्य प्लस उदय, ये मिल गया अंत्योदय। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनपूछे, अनपूछे देखते हैं शुरू से। अनपूछे व अनजाने शब्दों में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। कौन सा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है तीसरा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अनपूछे का मतलब होता है बिना पूछकर,
अनजाने का जो मतलब होता है बिना जानकर, यानी दोनों अव्ययी भाव समास के ये उदाहरण है। अव्ययी भाव के हम आपको 4 ऐसे पहचान बताते हैं जिससे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। आप सबसे पहले जान लीजिए कि अगर शब्द का पहला पद प्रधान है तो वहाँ पे अव्ययी भाव है, पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव है, उपसर्ग युक्त पद है तो अव्ययी भाव है, पुनरावृत्ति शब्द है तो अव्ययी भाव है। समझ गए? अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा शब्द का सही समास विग्रह होगा। राज को सभा, राज से सभा, राज के लिए सभा, राज की सभा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन सही होगा चौथा नंबर ऑप्शन, राज की सभा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शुद्ध है? पर्दे के अंदर रहने वाले को पारदर्शी कहते हैं, अपने पद से हटाया हुआ पथभ्रष्ट कहते हैं, शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल होता है, जो किसी की बात को सर्वप्रथम चलाता है उसे पेशल कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा तीसरा नंबर, यानी कि शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल होता है। क्या होता है? प्रणतपाल होता है। अगले क्वेश्चन में से ये जो हैं ये पहले इसी क्वेश्चन के अन्य विकल्पों की बात कर लेते हैं। पर्दे के अंदर जो रहने वाला है उसको क्या कहते हैं? पर्दा नशीन कहते हैं। बात पूछे पारदर्शी की तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। अगर बात करते हैं अपने पद से हटाया हुआ, जो अपने पद से हटाया हुआ वो होता है पदच्युत, अपने मार्ग से भटका हुआ पदभ्रष्ट होता है, किसी बात को सर्वप्रथम चलाता है उसको क्या कहते हैं? प्रवर्तक कहते हैं, जो शरीर से हष्टपुष्ट हो उसे पेशल कहते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल के फफोले तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ है। मन में खींच कर रह जाना, बहुत घमंड होना, कुड़कर जली कटी बातें करना, करारा जवाब देना। यानी दिल के फफोले तोड़ना का मतलब होता है, जो ऑप्शन सही होगा इसमें वो ऑप्शन सही है तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। मन, अगर इसको दिल के फफोले तोड़ने का मतलब होता है कुड़कर जली कटी बातें करना। अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो दिल महसूस कर रह जाना का जो मतलब होता है मन में खींच कर रह जाना। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, दिल आसमान पर चढ़ना यानी बहुत घमंड होना। करारा जवाब देना मतलब होता है नहले पे दहला मारना, नहले पे दहला मारना। ये निम्नलिखित में से जो शब्द है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे अर्थ संबंधित अशुद्धि है? अशुद्धि बताना है। बरस पड़ना मतलब होता है अति क्रोध होकर डांटना, पगड़ी रखना इज्जत बनाना, पहाड़ से टक्कर लेना, बहुत भारी आदमी से मुकाबला करना, पत्ता काटना का मतलब होता है क्या? पत्ते काटने का मतलब होता है बेइज्जत करना, करना नहीं दिख रहा है, बेइज्जत करना। तो इसमें जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, ये सही होगा चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसमें गलत क्या है ये देखते हैं। पत्ता काटना का जो मतलब होता है वो होता है संबंध समाप्त करना, और बेइज्जत करना किसका मतलब होता है? पगड़ी उछालना का मतलब होता है बेइज्जत करना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना लोकोक्ति का उचित भावार्थ होगा। सस्ते में काम करना, मजबूरी में सबको झुकना पड़ता है, प्रत्येक बात का उपाय होना चाहिए, घूस पाने वाले कभी ना कभी पकड़ा जाता है। जो घूस पाने वाला होता है वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन पहला सही है, सस्ते में काम करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति व उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध है? साझे की हांडी चौराहे पर फूटती है, साझेदारी जब समाप्त होती है तो सबके सामने उजागर होती है, हजारों झाड़ियाँ टाकियाँ सहकर महादेव बनते हैं,
कोई भी कार्य बिना प्रक्रिया एवं समय के पूर्ण नहीं होता। 2 ऑप्शन भी बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो ऑप्शन दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, ये वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मदोमंत तत्सम रूप का तत्भव रूप होगा। क्या होगा? मद होगा, मोर होगा, माथा होगा, मतवाला होगा। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 इसका होता है मत वाला। ठीक। अगर बात करें मद की तो मद एक तत्भव शब्द है। इसका जो तत्सम है मध्य है। क्या है तत्सम? मध्य। म विद्या वाला धा। मोर की बात करें तो जो मोर शब्द है वो शब्द है तत्भव और इसका तत्सम शब्द होगा मयूर। मयूर होगा। माथा ये भी एक तत्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द है वो मस्तक है। क्या है? मस्तक। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तत्भव का कौन सा युग्म गलत है? चैत्र का चैत, छत्र का छाता, चतुर्दिश का 14, चवाड़ा का चवाना। इसे पूछा कौन सा गलत है? जो गलत है वो है तीसरा नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा। और इसका सही जो होगा, सही क्या होगा? सही पर ध्यान दे लेते हैं थोड़ा। जो इसका सही होगा वो होता है चतुर्दिश का तत्सम शब्द जो सही तत्भव रूप चहुं ओर होता है। और चतुर्भुज का चतुर्भुज तत्सम शब्द का सही तत्भव जो होगा वो 14 होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाली का अनेकार्थी शब्द है पंक्ति, जल, तांबूल, क्षण। जो पाली का अनेकार्थी शब्द है वो है पंक्ति। पाली के अन्य अनेकार्थी शब्द की बात करें तो पंक्ति, शहर, विशेष, पारी, सीमा, पुल। पानी के अनेकार्थी शब्द की बात करें तो जल होता है, इज्जत होता है, चमक, शस्त्र की धार। पान की बात करें अगर, पान शब्द के अनेकार्थी शब्द जो हो गए ताश के पत्ते के भेद, पत्ता, पीना, तंबूल। पल के अनेकार्थी शब्द की बात करें तो होता है क्षण, चार, तोला, वजन, मास, निर्देश। अगले आप क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग जो है सभी कौन से ऑप्शन है? भाषा, देश, माध्यम, सम्मान, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो तीसरा सही है। कौन सा? तीसरा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये दोनों शब्द हैं स्त्रीलिंग हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? प्रवृत्ति, भाषा, संपर्क, पाठ्यक्रम। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है संपर्क ये है बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन है। बाकी जो सारे हैं तीनों वो एक वचन के हैं। ये क्या है? बहुवचन का है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का पक्षधर थे। वाक्य में कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन जो सही है इसमें पूर्ण भूतकाल, दूसरा ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अधिकतर शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूल्यावस्था तथा उत्तमावस्था। जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है दूसरा नंबर। कौन सही है? दूसरा नंबर ऑप्शन, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन सही है इसमें। कहने का अर्थ ये है अधिकतर शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। अगर बात करें मूल्यावस्था, जहाँ अधिक हो तो मूल्यावस्था होता है, अधिक में मूल्यावस्था। अगर अधिकतम मिल जाए तो उत्तमावस्था होता है।
अधिकतम में उत्तमावस्था लगती है, अधिक में मूलावस्था लगती है, और अधिकतर में उत्तरावस्था लगती है। इससे जान लीजिए आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। अगले क्वेश्चन पर चलें। वैन ते शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? गरुड़ का है, गंगा का है, शेषनाग का है, ऐरावत का है। जो गरुड़ शब्द है उसका जो पर्यायवाची यानी वैन ते का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर 1 गरुड़। गरुड़ के जो पर्यायवाची हैं खगेश होते हैं, वैन ते होता है, खगपति होता है, हरियान होता है, उर्गारी होता है, पन्नगारी होता है। गंगा के पर्यायवाची की बात करते हैं मंदाकिनी, त्रिपथगा, सुरसरी, जाह्नवी इत्यादि। शेषनाग की बात करते हैं तो सर्पराज, फणींद्र, वासुकी, नागराज इत्यादि। ऐरावत की बात करते हैं तो ऐरापति, इंद्रवाहन, गजेंद्र, गजराज। मित्रों यहीं से हिंदी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब स्टार्ट होंगे मैथ के क्वेश्चन। तो उसमें केवल आंसर बताएंगे, जो उसके सॉल्व होंगे वो अगली कक्षा में बता देंगे, क्योंकि अगर सॉल्व बताने बैठेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। चलते हैं मित्रों। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों की बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 25%, 20%, 25%, 15%। इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा 25%। ऑप्शन नंबर 1 25%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 11, 21 और 28 से प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो वो है 98, 82, 98, 28, 98, 88, 992। तो जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा इसमें 98, 28। इसमें सिंपली क्या करना है, आपको 12, 18, 21 और 28 का लासा लेना है। जो लासा होगा इन दोनों का जो लासा आएगा 252 आएगा। क्या आएगा? 252 आएगा। अब पूछा है 4 अंकों की, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 9999 होती है। 252 से 9999 में भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा? 171 आएगा। अब 9999 में 171 को घटा देंगे तो आ जाएगा 9828। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है और उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 500 अंडर रूट 15 वर्ग मीटर, 600 अंडर रूट 15 वर्ग मीटर, 400 अंडर रूट 15 वर्ग मीटर, 450 अंडर रूट 15 वर्ग मीटर। जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा दूसरा नंबर। कौन सा? दूसरा नंबर। ये अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखते हैं। ऑप्शन 18 वर्ग मीटर होगा, 54 अंडर रूट 6 वर्ग मीटर होगा, 27 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर होगा, 25 वर्ग मीटर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो दूसरा सही होगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन, जी वाला। मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे 60 मिनट, 4 घंटे 50 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो ऑप्शन सही होगा तीसरा नंबर। कितना समय लगेगा? 6 घंटे 40 मिनट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। 132 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा इसका तीसरा नंबर 66 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर मित्रों चलते हैं। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए। परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए? 450, 600, 500,
550। इसमें जो ऑप्शन सही होगा 500। 500 छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुणनखंड कीजिए x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 का। 6 एक क्वेश्चन में 6 प्लस x माइनस 3, x माइनस 6 x माइनस 3, x माइनस 6 x प्लस 3, x प्लस 6 x प्लस 3। इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका वो सही होगा दूसरा नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा नंबर सही होगा। x माइनस 6 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 3। मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये x है, ये 14 दिया है और ये 1 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, सूत्र में रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो जो उत्तर है आपका वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 900 स्क्वायर मीटर, 9800 मीटर स्क्वायर, 9400 मीटर स्क्वायर, 6900 मीटर स्क्वायर। इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है पहला नंबर, 9600 मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्तक 13 और उसका लघुत्तम समाप्त वर्तक 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या बताइए। 224, 223, 221, 225। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा सही होगा। कौन सा? 221। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसमें आपको क्या करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या दी है 117, दूसरी संख्या नहीं पता है, लासा दिया है 1989 और गुणे मासा 13 दिया है। इसको हल कर देंगे, 2 से 21 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका लासा यानी HCF 12 है, मासा 12 है। इनमें इन संख्याओं का लासा LCM है। LCM क्या होगा? 60 होगा, 72 होगा, 180 होगा, 360 होगा। तो जो होगा लासा इनका वो होगा 360। कौन सा? 360। इनकी निकालने की बात करते हैं तो जो संख्याओं का अनुपात है क्या दिया है? 5:6 दिया है। लासा मासा कितना है? HCF 12 है। तो पहली संख्या 5 गुणे 12 और दूसरी संख्या 12 गुणे 6। तो 12 पंचे 60 और बरछंग 72। 60 और 72 का लासा ले लीजिए, 360 आ जाएगा। यही होगा आंसर। तो मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयत का परिमाप और उसकी चौड़ाई क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। 84, 336, 168, 352। जो ऑप्शन सही होगा तीसरा नंबर 168 नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए हैं, इनका माध्यांक ज्ञात करना है। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा पहला सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में कितना होगा? 52 होगा, 60 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, 60। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं ही वही संख्या बन जाती है तो वह कौन सी है? 20 है, 25 है, 50 है, 80 है। वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या है ऑप्शन नंबर 2, 25। अगले क्वेश्चन पर मित्रों चलते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है। क्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत होगा 18, 20, 22, 25। तो हानि जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा?
20%। 20%। मित्रों क्या होगा? 20%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वास्तविक एवं भिन्न, काल्पनिक, वास्तविक एवं असमान में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज ए बी और पी क्यू आर की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 36 वर्ग सेंटीमीटर व 49 वर्ग सेंटीमीटर है। 6:7, 7:9, 6:9, 11:8:11। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 6:7, ऑप्शन नंबर 1, 6:7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ओजोन। तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? देवमंद ज्वालामुखी इराक में है, स्ट्राबोली इटली में है, किलिमंजारो तंजानिया में है। अगला ऑप्शन है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। जो ऑप्शन पूछा असंगत है वो है देवमंद इराक में नहीं, ये है ईरान में। ये कहाँ पे है? ईरान में। मित्रों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, ऑस्ट्रिया की वियना है, जाम्बिया की किंशासा है। तो इसमें जो असंगत है वो चुनना है। तो इसमें जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर 4। जाम्बिया की जो राजधानी है, जाम्बिया मतलब अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जो इसकी राजधानी है वो लुसाका है। क्या है जाम्बिया की राजधानी? लुसाका। क्या होगी इसमें? लुसाका। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर्वत चोटी। सिक्किम में कंचनजंगा है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत है, और उत्तराखंड में बद्रीनाथ है, हिमाचल में नंदा देवी है। तो इसमें जो असंगत है वो चौथा नंबर है। कौन सा? चौथा नंबर। नंदा देवी है वो उत्तराखंड में है, न कि हिमाचल प्रदेश में, कुमायूं हिमालय पर, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कितनी है? 7817 मीटर। अगले क्वेश्चन पर मित्रों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ऑप्शनों में से। अगले क्वेश्चन पर मित्रों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर फांसी दी गई थी? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहिब खान, बहादुर खान। तो जो ऑप्शन सही है दूसरा, तात्या टोपे। क्या है? तात्या टोपे। नहीं, नाना साहब के कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत कानपुर से हुई थी। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब घोंतू पंत ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उसकी सहायता उसके सेनापति तात्या टोपे ने की। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो सही है ऑप्शन नंबर दूसरा, स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? खान बहादुर खान के,
खान बहादुर के, मौलवी अहमदुल्ला के, तात्या टोपे के, जनरल बख्त खां के। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है चौथा नंबर, जनरल बख्त खां के। किसके? जनरल बख्त खां के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? लाल कुर्ती दल का जो नेता था, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 1, अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल के नेता अब्दुल गफ्फार खान थे। लाल कुर्ती दल या इसी को खुदाई खिदमतगार संगठन का जो गठन था 1919 में हुआ था। लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 267। ऑप्शन जो सही होगा तीसरा नंबर सही होगा 312। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया? 1945, 1946, 1942, 1940। तो ये आया था 1946, 24 मार्च को, 24 मार्च। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? सितार को, माइक्रोफोन को, लाउड स्पीकर को, गिटार को। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा सितार को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तीव्रता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर, लय पर। किस पर करता है? आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पर मित्रों बात करते हैं, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? शैवालों से, पक्षियों से, भूखों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑर्निथोलॉजी है उसका संबंध पक्षियों से है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? विद्युत धारा, वैद्युत तीव्रता, त्वरण, बल आघूर्ण। तो कौन सी राशि अदिश राशि है? वो है विद्युत धारा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस का पूर्ण रूप है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। जो पूर्ण रूप होगा वो होगा पहला ऑप्शन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट कर देता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। जिसमें ऑप्शन सही होगा दूसरा होगा। क्या सही होगा? दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन, मित्रों सीपीयू की गति मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में, मेगाबाइट में, किलोमीटर प्रति सेकंड में, कार्य प्रति सेकंड में। तो सीपीयू की जो गति है वो मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं मित्रों। ऑपरेशन सागर शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, चेन्नई में, कोच्चि में। तो सागर शक्ति का जो आयोजन है ऑपरेशन वो कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बेंजामिन लिस्ट को, डेविड मैकमिलन को, शिवको मानेबा को, क्लाउस हैसलमैन को, डेविस जूलियस को, आर्टेम पाउटियन को, अब्दुल रज्जाक गुरहान को। किसको मिला था? अब्दुल रज्जाक गुरहान को मिला था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। कृषि मूल्य आयोग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग। तो किस आयोग के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर 1, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों।
कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के दायरे में कौन और कितनी फसलों को शामिल किया गया? 12 को, 15 को, 26 को, 22 को। तो किसको किया गया था? 22 को। 22 फसलों को शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। रिजर्व बैंक के सहायक कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। कहाँ पे नहीं है? तो ऑप्शन देखेंगे बेंगलुरु में नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी? अंडा, दुग्ध, चावल, मछली। तो ऑप्शन नंबर 2 दुग्ध। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तमिल साहित्य में, बौद्ध साहित्य में, वैदिक साहित्य में, जैन साहित्य में। किस में मिलता है? वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का उल्लेख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। लेखपाल का स्थानांतरण किस पदाधिकारी द्वारा किया जाता है? ग्राम प्रधान द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा, एसडीएम द्वारा। तो ऑप्शन जो सही होगा चौथा, एसडीएम द्वारा। अगला क्वेश्चन। कजरी महोत्सव मुख्यतः किस जिले में आयोजित किया जाता है? संत कबीर नगर में, आगरा में, मिर्जापुर में, झांसी में। तो किस में किया जाता है? मिर्जापुर में। कजरी जो महोत्सव है वो मुख्यतः मिर्जापुर में किया जाता है। झांसी में झांसी महोत्सव किया जाता है। आगरा में सुलहकुल महोत्सव किया जाता है। संत कबीर नगर में कबीर उत्सव किया जाता है। अगले प्रश्न पर। गुलाब खस किस फसल की एक प्रजाति है? अमरूद की, आंवला की, लीची की, आम की। तो गुलाब जो खस है वो आम की प्रजाति है। किसकी? आम की प्रजाति है। दशहरी, चौसा, लंगड़ा, गुलाब खास, मटियारी, हुस्नारा आदि जो किस्में हैं वो आम की हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा व ललित सुरखा अमरूद की प्रजाति हैं। कंचन बनारसी व कृष्ण आंवला की तथा अर्ली बेदाना व स्वर्णरूप लीची की प्रजातियाँ हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि वर्ष कब समाप्त होता है? 30 जून को, 31 दिसंबर को, 31 मई को, 31 मार्च को। तो जो कृषि वर्ष है वो समाप्त होता है आपका 30 जून को। कब? 30 जून को समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 132 फीट, 200 फीट, 180 फीट, 165 फीट। जो होती है शाहजहानी जरीब की लंबाई होती है वो 165 फीट होती है। 165 फीट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है? लेखपाल पर, खंड विकास अधिकारी पर, उप जिलाधिकारी पर, ग्राम प्रधान पर। तो जिसमें ऑप्शन सही होगा खंड विकास अधिकारी पर। किस पर? खंड विकास अधिकारी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2017 में, 2016 में, 2014 में, 2019 में। तो कब की गई थी ये? 2014 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं? 10%, 15%, 33%, 50%। तो कितने प्रतिशत आरक्षित होते हैं? 50% महिलाओं के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 के वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? खतौनी से, जरीब के नाम से, खसरा के नाम से, भू अभिलेख के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता है? खतौनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके खेतों का सारा ब्यौरा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है। मटर फसल किसकी फसल है? खरीफ की, रबी की, जायद की। इनमें से कोई नहीं। जो मटर है वो रबी की फसल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चकबंदी विभाग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक उद्यम विभाग के, सिंचाई विभाग के, समाज कल्याण विभाग के, राजस्व विभाग के। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा चौथा, राजस्व विभाग के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों।
अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 27 दिसंबर 2018, 25 दिसंबर 2019, 13 जुलाई 2015, 3 जून 2020। तो कब की गई थी? 25 दिसंबर 2019 में। अगले क्वेश्चन पर चल। तखत शब्द किस जनजाति से संबंधित है? थारू से, माहीगीर से, बुक्सा से, खरवार से। तो किससे है? बुक्सा से है। तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 96 में, 1996 में, 1993 में, 1989 में, 1999 में। तो कब की गई थी? 1989 में। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ 1989 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखपाल का कार्य है? पशुओं से संबंधित रिपोर्ट, तहसील में उपस्थित, प्राकृतिक आपदा की रिपोर्ट, उपयुक्त से सभी। तो इसमें कौन सही होगा? उपयुक्त सभी। और देखें काम, प्राकृतिक आपदाओं का रिपोर्ट देना, खेत में जाकर निरीक्षण करना आदि ये काम होते हैं लेखपाल के। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 23 दिसंबर, 13 जुलाई, 28 अप्रैल। किसान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? दूसरा ऑप्शन सही है, 23 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया भूमापन कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है? शाहजहानी जरीब के, गंटरी जरीब के, मीट्रिक जरीब के, रेवेन्यू जरीब के। तो किसके? ऑप्शन नंबर दूसरा, गंटरी जरीब के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। सजरा नामक दस्तावेज में रहता है गांव का नक्शा, किसान का नाम, फसल का नाम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, गांव का नक्शा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नगर पंचायत में निर्वाचन होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 5, 24, 8, 10। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 4, 10। अगले क्वेश्चन, जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1957 में, 1960 में, 1985 में। तो कब हुई थी? 1957 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछलियाँ और 1 तीर धनुष, एक वृत्त में 2 मछलियाँ और 2 तीर धनुष, एक वृत्त में 1 मछली और 1 तीर धनुष, एक वृत्त में 2 मछली और सिर्फ 1 धनुष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला। पहला का ऑप्शन क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और 2 तीर, 1 तीर। एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1988 में, 1987 में, 1986 में, 1985 में। तो कब हुई थी? 1987 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राम सभाओं के हाट बाजार, मेलों, तालाबों से होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य किस अनुभाग के अधीन होते हैं? एक अनुभाग 1 के, अनुभाग 2 के, अनुभाग 3 के, अनुभाग 4 के। तो किस अनुभाग के होते हैं? अनुभाग 2 के। मित्रों, यहीं से हमारे आज की प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आपसे अगली श्रृंखला में मिलते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।